Very good morning students, welcome to the class. We are doing chapter number 13 in your SS2 book, that is freedom struggle, right? और अब तक हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई थी, किसने की थी, ठीक है। पार्टीशन किस तरीके से हुआ था बंगाल का, और उसके बाद जो स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट था वो कैसे स्टार्ट हुआ था, राइट। आज के क्लास में हम देखेंगे इंडियाज पार्टिसिपेशन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर क्या होती है? विश्व युद्ध, यानी कि जब पूरी दुनिया की अलग अलग कंट्रीज एक दूसरे के साथ जब युद्ध करती है, वॉर करती है, तो उसको हम वर्ल्ड वॉर बोलते हैं। अगर दो कंट्रीज एक दूसरे के साथ वॉर कर रही हैं तो वो उसको हम वर्ल्ड वॉर नहीं करेंगे, लेकिन जब दो से ज़्यादा कंट्रीज, 3 कंट्री, 4 कंट्री, 5 कंट्री जब एक दूसरे के साथ जो है लड़ाई करने लगती है, युद्ध करने लगती है, तो उसको हम फिर वर्ल्ड वॉर बोलते हैं, ठीक है। कि कुछ कंट्रीज एक कंट्री के सपोर्ट में आ जाती है, कुछ कंट्रीज दूसरी कंट्री के सपोर्ट में आ जाती है, और फिर आमने सामने उनकी जो है वॉर होती है। तो जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उसमें इंडिया का कितना क्या पार्टिसिपेशन था उसको हम स्टडी करेंगे। ओपन योर बुक, पेज नंबर 103। India's participation in the First World War. During the First World War, Indians gave a helping hand to the British with the hope that they will leave India after the war. देखो, पहले विश्व युद्ध के दौरान जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो भारतीयों ने जो है ब्रिटिशर्स की इसलिए हेल्प करी थी इस उम्मीद में कि जब ये विश्व युद्ध खत्म होगा, ये वर्ल्ड वॉर खत्म होगी, तो ब्रिटिशर्स इंडिया से चले जाएंगे। इस उम्मीद में भारतीयों ने अंग्रेजों की जो है युद्ध में मदद की थी, ठीक है। But once the war was over, it became clear that the British had no intention to leave India. लेकिन जैसे कि जो वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई उसके बाद ये बात साफ हो चुकी थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं इनकी कोई इंटेंशन ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है कि ये हमारे देश को छोड़कर चले जाएंगे, ठीक है। ये बात साफ हो गई थी कि ब्रिटिशर्स जो है इंडिया से जाने वाले नहीं हैं। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ये बात भारतीयों को भी समझ में आ गई थी, ठीक है। उन्होंने उम्मीद तो की थी कि ठीक है, हम इनकी हेल्प कर देते हैं वर्ल्ड वॉर में, बदले में ये लोग हमारी कंट्री को छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ये लोग भारत से नहीं जाते हैं, और फिर हमें पता चलता है कि इनकी तो कोई इंटेंशन ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है भारत को छोड़कर जाने की, राइट। Instead of Revolt Act was imposed to suppress the revolt against betrayal of trust that was bestowed on them। देखो, बल्कि क्या हुआ, भारत से तो वो गए ही नहीं, बल्कि जो रिवोल्ट था अगेंस्ट द बेट्रेयल ऑफ ट्रस्ट दैट वाज बेस्टोड ऑन देम, मतलब कि जो मतलब ट्रस्ट तोड़ने के आरोप में अंग्रेजों ने क्या करा, भारतीयों के ऊपर एक जो है रिवोल्ट एक्ट लागू कर दिया कि इन्होंने तो हमारा जो है भरोसा तोड़ दिया, और उनके आंदोलन को कुचलने के लिए, सप्रेस करने के लिए जो है उनके ऊपर रिवोल्ट एक्ट लागू करवा दिया, ठीक है। क्लियर? The Revolt Act also gave the British government power to act against anyone suspected of treachery against the British। मतलब रिवोल्ट एक्ट से ब्रिटिशर्स को क्या पावर मिली कि जिसके ऊपर उनको संदेह होता था कि ये हमारे खिलाफ बगावत कर सकता है, तो वो क्या कर सकते थे उसको कि वो उस सस्पेक्ट को पकड़ सकते थे, जेल में डाल सकते थे, जिसके ऊपर भी उनको शक होता था कि ये हमारे खिलाफ कोई ना कोई जो है काम कर रहा है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जा रहा है, तो शक के बिना पे ही वो उस पकड़ के उसको जेल में डाल देते थे। उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती थी, कोई उसका ट्रायल नहीं होता था, सीधा ही पकड़ के उसको कानूनी मतलब उसको जो है जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है। दे कुड इम्प्रिजन द कंसर्न पर्सन विदाउट ट्रायल फॉर अप टू 2 ईयर्स। देखो, वो उस ऐसे पर्सन को जिसके ऊपर भी उन्होंने शक किया और उसको पकड़ लिया, उसको बिना किसी ट्रायल के, ट्रायल क्या होता है कि कोर्ट में उसकी पेशी नहीं होगी, मतलब वो अपने सफाई नहीं दे सकता कोर्ट में, उसकी तरफ से वकील नहीं खड़ा हो सकता। ट्रायल हम बोलते हैं जो कोर्ट में कार्रवाई होती है ना, कि आप अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए अपना वकील करते हो, अपनी बात रखते हो, तो ऐसा कोई अधिकार ऐसे सस्पेक्ट्स को, ऐसे सस्पेक्ट क्या होते हैं जिनको शक के बिना पे पकड़ा गया था, ठीक है, कि हमें इनके ऊपर शक है, तो क्या करते थे, ऐसे लोगों को बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी कोर्ट में पेश किए इनको 2 साल
तक जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, तो ये तो सीधा सीधा अत्याचार था कि आप उसके पूछ भी नहीं रहे कि आपने ये काम किया है या नहीं, या आपकी ऐसी कोई इंटेंशन थी या नहीं। कोई ट्रायल नहीं होता, सीधा उसको पकड़ के 2 साल के लिए जेल में डाल देते थे। गांधी जी ने द रिवोल्ट एक्ट एज ब्लैक एक्ट। गांधी जी ने इस रिवोल्ट एक्ट को क्या नाम दिया? काला कानून। ब्लैक एक्ट का मतलब है काले कानून का, गांधी जी ने इसको नाम दिया। काला कानून क्यों बोला? क्योंकि जब आप किसी को मौका ही नहीं दे रहे हो अपनी सफाई देने के लिए, आपको पता ही नहीं है कि उसने सच में ये काम किया है या नहीं, सिर्फ शक के बिना पे आप उसको पकड़ के जेल में डाल रहे हो, तो ये तो सीधा सीधा क्या है? एक काला कानून है। अंडर दिस एक्ट डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन खिचलो वर अरेस्टेड एंड टेकन टू एन अननोन प्लेस। इसी कानून के अंतर्गत जो डॉक्टर सत्यपाल थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे, उनको जो है अरेस्ट किया गया और अननोन प्लेस पे यानी कि किसी अनजान जगह पे उनको अरेस्ट करके ले गए। ठीक है। द जलियांवाला बाग मैसासकर। मैसासकर क्या होता है? जब बहुत सारे लोगों को समूह में, ग्रुप में मार दिया जाता है तो हम उसको मैसासकर कहते हैं। ठीक है, तो जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था, हत्याकांड मतलब जहाँ एक साथ बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, उसको हम मैसासकर कहते हैं। Soon after the Revolt Act was implemented, the workers also went on strike. जैसे ही रिवॉल्ट एक्ट जो है लागू किया गया, जो वर्कर्स थे, जो मजदूर थे, वो जो है हड़ताल पर चले गए। ठीक है। एंड द शॉप्स वर क्लोज डाउन। दुकानों को बंद कर दिया गया क्योंकि लोग इस कानून का विरोध कर रहे थे, तो लोगों ने क्या करा? काम पे जाने से मना कर दिया, दुकानों को बंद कर दिया। द ब्रिटिश वर अलार्म्ड बाय द अपसर्ज। मतलब ब्रिटिशर्स जो थे इस अपसर्ज से, ये जो विद्रोह उठ रहा था, इससे जो है वो लोग चिंतित थे। On 13th April 1919, a peaceful procession protesting was to be held in जलियांवाला बाग in अमृतसर। देखो 13 अप्रैल 1919 को क्या होना था? एक पीसफुल प्रोसेशन प्रोटेस्टिंग, मतलब एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होना था कि लोग इकट्ठा होंगे और शांतिपूर्ण ढंग से जो है इस काले कानून का उनको विरोध करना था। इस चीज़ के लिए वो जलियांवाला बाग में इकट्ठा होने वाले थे, जो कि जलियांवाला बाग कहाँ पे है? अमृतसर में है। एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते थे, शांतिपूर्ण ढंग से जो है विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे। At large crowd gathered in the enclosed ground. A large crowd मतलब एक बहुत बड़ी भीड़ जो है उस एनक्लोज्ड क्या होता है? एक बंद जो ग्राउंड होता है जिसके चारों तरफ दीवार होती है, उस ग्राउंड में बहुत सारी भीड़ जो है उमड़ आई, इकट्ठी हो गई। They were gathered there to protest against the arrest of Dr. Satyapal and Dr. Saifuddin Kichlu. अब ये लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए थे? क्योंकि ये लोग विरोध कर रहे थे, जो ब्रिटिशर्स ने डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन को जो है अरेस्ट किया गया था, तो उसके विरोध में लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। एंड सम फॉर द बैसाखी फेयर। और उसी दिन क्या था? बैसाखी का मेला था, तो कुछ लोग उसके लिए भी इकट्ठे हुए थे। कुछ लोग विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठे हुए थे, कुछ लोग बैसाखी के मेले के लिए इकट्ठे हुए थे। The British soldiers shut down all the exits and open fired on the crowd under the command of जनरल डायर। ब्रिटिश सोल्जर्स, ब्रिटिश सिपाही जो थे, उन्होंने क्या करा? एग्जिट्स के यानी कि बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए और ओपन फायर मतलब कि गोलियां चलानी शुरू कर दी भीड़ के ऊपर। किसकी कमांड पे? जनरल डायर की कमांड पे। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। जलियांवाला हत्याकांड का ऑर्डर किसने दिया था? जो जनरल डायर था, उसने जो है ये ऑर्डर दिया था अपने सिपाहियों को, सोल्जर्स को, कि आप गेट बंद कर दो सारे एग्जिट, ताकि कोई बाहर ना भाग सके, और भीड़ के ऊपर सीधा गोलियां चलवानी शुरू कर दी थी। दिस इंसिडेंट ऑल्सो कॉल्ड द अमृतसर मैसासकर। इस इंसिडेंट्स को, इस घटना को जो है अमृतसर हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। स्पार्क लेड टू स्ट्राइक्स। इससे क्या होगा? जगह जगह हड़तालें होने लगी। एंड अटैक्स ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। और जो सरकारी भवन थे, ब्रिटिशर्स के जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, उनके ऊपर लोग अटैक करने लगे। लोगों को बहुत गुस्सा आ गया कि इस तरीके से आप कैसे कर सकते हो? भीड़ को जो है बचने का, भागने का मौका भी नहीं दिया, सारे दरवाजे आपने बंद कर दिए और सीधा भीड़ के ऊपर, चाहे उसमें महिलाएं थी, बच्चे थे, पुरुष थे, जो भी थे, सबके ऊपर आपने गोलियां चलवा दी। तो उसके विरोध में लोगों ने जो है बहुत स्ट्राइक करी, सरकारी भवनों को तोड़ा, उनके ऊपर हमला किया। Rabindranath Tagore received the news of the massacre by 22 मई 1990। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है 22 मई 1919 को ये न्यूज़ मिलती है। हुआ कब था ये? 13 अप्रैल को। रविंद्रनाथ टैगोर को 22 मई को ये न्यूज़ मिलती है। He tried to arrange a protest meeting and finally decided to renounce his knighthood as a symbolic act of protest।
अब वो क्या करते हैं, वो ट्राई करते हैं कि एक प्रोटेस्ट मीटिंग अरेंज करें, विरोध प्रदर्शन के लिए एक मीटिंग को अरेंज करें, और फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि जो नाइटहुड के उनको जो उपाधि दी थी ब्रिटिशर्स ने, उनको एक उपाधि दी थी। उपाधि क्या होता है, जैसे किसी को सर की उपाधि दी जाती है, ठीक है, किसी और चीज़ की उपाधि दी जाती है। तो ब्रिटिशर्स ने रविंद्रनाथ को राइटहुड की एक उपाधि दी हुई थी, ठीक है। तो उन्होंने अपना प्रोटेस्ट शो करने के लिए, सिंबॉलिक एक्ट ऑफ प्रोटेस्ट, यानी कि अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए वो इस नाइटहुड की उपाधि को वापस कर देते हैं ब्रिटिशर्स को कि मुझे तुम्हारी ये उपाधि नहीं चाहिए, ठीक है। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अब हम देखते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था। नॉन कॉपरेशन क्या होता है, जब आप किसी को कोई हेल्प नहीं करते हो, किसी के साथ कॉपरेट नहीं करते हो, सहयोग नहीं करते हो, ठीक है। तो हिंदी में इसको हम बोलते थे जो नॉन कॉपरेट मूवमेंट है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में असहयोग आंदोलन, जहाँ पे लोगों ने जो है ब्रिटिशर्स को सहयोग करने से मना कर दिया था, ठीक है। Mahatma Gandhi believed that the British were successful in keeping its power over Indians because of the cooperation offered from the Indians. महात्मा गांधी को का ये मानना था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारत में इसीलिए सक्सेसफुल है अपनी पावर बनाए रखने के लिए, भारतीयों के ऊपर अपनी पावर को कायम रखने में वो क्यों कामयाब है। महात्मा गांधी कहते थे ब्रिटिशर्स इसीलिए कामयाब है यहाँ पे क्योंकि जो भारतीय है वो उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, कॉपरेट करते हैं, ठीक है। अगर भारतीय लोग जो उनका कॉपरेट करना मना कर दे, उनकी बातें मानना मना कर दे, तो ब्रिटिशर्स अपनी पावर नहीं चला सकते। ब्रिटिशर्स देखो बाहर से आए कुछ लोग ही तो थे, हमारी भारत की जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा थी। कुछ लोग, अगर कुछ लोगों को लोग कॉपरेट ही ना करें, ठीक है, आसपास के लोग जहाँ उनकी बिल्डिंग्स हैं, जहाँ वो रहते हैं, काम करते हैं, अगर आसपास के लोगों को कॉपरेट ही ना करें तो ब्रिटिशर्स अपनी पावर खो देंगे, ठीक है, वो काम नहीं कर पाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे। तो ये महात्मा गांधी का मानना था। He thought that if Indians refused to obey the orders passed by the British rule, then they would no longer have the power. वो ये मानते थे कि अगर भारतीय जो है उनके ऑर्डर्स को, जो भी ब्रिटिशर्स ने जो है ऑर्डर पास किए हैं, अगर भारतीय उनको मानने से मना कर देते हैं तो बहुत लंबे समय तक ये ब्रिटिशर जो है पावर में नहीं रह पाएंगे। अगर उनको पता चलेगा कि उनके कोई आदेश को मान ही नहीं रहा है, जो कि वो कानून लाते हैं लोग उसको नहीं मानते हैं, मानने से मना कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ब्रिटिशर्स हमारे देश को छोड़कर चले जाएंगे। दिस वॉज व्हेन ही स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और इसके बाद ही फिर वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत करते हैं, असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं, जहाँ पे वो लोगों से अर्ज करते हैं कि आप जो है ब्रिटिशर्स को सहयोग देना बंद कर दो, ठीक है। महात्मा गांधी एनकरेज इंडियंस टू रिजाइन फ्रॉम राज स्पॉन्सर्ड स्कूल्स। राज स्पॉन्सर मतलब जो ब्रिटिश राज से स्पॉन्सर थे, जो ब्रिटिश लोग जो है स्कूल चला रहे थे, ऐसी जगहों पे जो है ऐसे स्कूलों से रिज़ाइन करने के लिए जो है महात्मा गांधी ने लोगों को एनकरेज किया, मतलब लोगों को बढ़ावा दिया, लोगों को उकसाया कि आप है ना जो भी सरकारी स्कूल चल रहे हैं आप वहाँ से, अगर आप वहाँ पे पढ़ाते हो तो आप वहाँ से रिज़ाइन कर दो, पुलिस सर्विस से रिज़ाइन कर दो, यानी कि ब्रिटिशर्स की जो पुलिस सर्विस है अगर आप वहाँ पर ड्यूटी करते हो तो आप वहाँ से रिज़ाइन कर दो, मिलिट्री में हो तो वहाँ से रिज़ाइन कर दो, और किसी सिविल सर्विस में हो तो आप वहाँ से भी ब्रिटिशर्स की जो भी सेवाएं हैं, जो भी सर्विसेज हैं जो कि ब्रिटिश सरकार चला रही है, उन सभी सेवाओं में आप काम करने से मना कर दो, रिज़ाइन कर दो। रिज़ाइन क्या होता है, अपना त्याग पत्र दे देना कि मैं अब यहाँ पे और काम नहीं करना चाहता, उसको हम रिज़ाइन कहते हैं, ठीक है। एंड द लॉयर्स वर आस्क्ड टू लीव द राज कोर्ट, और लॉयर्स को, वकीलों को महात्मा गांधी ने क्या कहा कि आप जो राज की कोर्ट्स हैं, राज कौन, ब्रिटिश राज की जो कोर्ट्स हैं जो ब्रिटिशर्स कंडक्ट करवाते हैं, ऐसे कोर्ट में जाना आप बंद कर दो, ठीक है। अगर वकील ही नहीं होंगे कोर्ट में तो काम कैसे होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है महात्मा गांधी ने लोगों से अपील की कि आप जो है सरकारी नौकरियों को छोड़ दो, कोर्ट में जाना बंद कर दो, अगर आप जो है स्कूल में पढ़ाते हो स्कूल छोड़ दो, पुलिस में काम करते हो ब्रिटिश रूल के अंडर, या मिलिट्री में हो या सिविल सर्विस में हो तो आप वहाँ से रिज़ाइन कर दो, अगर आप वकील हो तो कोर्ट में जाना बंद कर दो, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड इंग्लिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स स्पेशली क्लोथिंग वाज बायकॉटेड। बायकॉट क्या होता है, पहले भी हमने पढ़ा था, जहाँ आप किसी चीज़ को यूज़ करने से मना कर देते हो कि हम इस चीज़ का या इस पर्टिकुलर ब्रांड का या इस कंट्री का प्रोडक्ट हम बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या इंग्लिश मैन्युफैक्चर्ड गुड, जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है, बस ट्रेन, जो भी ब्रिटिशर्स चला रहे थे उनको जो भी यूज़ करने से मना कर दिया। जो भी इंग्लिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, अंग्रेज लोग जो भी सामान बना रहे थे, स्पेशली जो कपड़े वो बनाते थे, उनको इस्तेमाल करने से मना कर दिया, उनका बायकॉट कर दिया। बायकॉट मतलब उनको पूरी तरीके से साइड कर दिया कि हमें इस्तेमाल ही नहीं करने आपके कपड़े
जो ब्रिटिशर्स कपड़े बनवाते थे, उनकी फैक्ट्रीज में जो कपड़े बनते थे, जो भी सामान बनता था, उसको जो है इस्तेमाल करने से मना कर दिया। द सक्सेस ऑफ द रिवॉल्ट वॉज टोटल शॉक टू ब्रिटिश अथॉरिटीज़। अब ये जो रिवॉल्ट हुआ, ये जो आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन, ये इतना सक्सेसफुल हो गया कि ब्रिटिश अथॉरिटीज़ जो थी वो बिल्कुल शॉक्ड रह गई कि ये आंदोलन इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया। एंड अ मैसिव एनकरेजमेंट टू मिलियंस ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट, और जो एक बहुत बड़ा एनकरेजमेंट मिला लाखों भारतीय जो नेशनलिस्ट थे, जो आज़ादी का आंदोलन चला रहे थे, आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उन नेशनलिस्ट को, उन देशवासियों को जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इस आंदोलन से। इन 1922 अ वायलेंट इंसिडेंट टुक प्लेस इन चौरा चौरी उत्तर प्रदेश। लेकिन क्या होता है 1922 में एक वायलेंट इंसिडेंट, एक हिंसक घटना होती है। कहाँ पे, मतलब कुछ मार काट, झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, ऐसी घटना होती है चौरा चौरी उत्तर प्रदेश में। द विलेजर्स ऑफ दिस प्लेस सेट अ पुलिस स्टेशन ऑन फायर इन विच 20 पुलिसमैन वर किल्ड। गाँव के कुछ लोग जो है वहाँ गाँव के पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं, जिससे वहाँ पे 20 पुलिसकर्मी जो होते हैं वो जल के मर जाते हैं। गांधी जी विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिकॉज ऑफ द चौरा चौरी इंसिडेंट एज ही फर्मली बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस। गांधी जी इस इंसिडेंट के बाद, इस घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि गांधी जी ने क्या कहा था कि हमें अहिंसक रह के, यानी कि कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, शांतिपूर्ण ढंग से हमें प्रदर्शन करना है। लेकिन जब ये हिंसक घटना चौरा चौरी में हो जाती है, तो इस चौरा चौरी की घटना के बाद महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन को नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट चलाया था उन्होंने, उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको वापस ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि गांधी जी अहिंसा में बिलीव करते थे, नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, हिंसा में नहीं करते थे। ठीक है, तो इस घटना के बाद, चौरा चौरी की घटना के बाद, महात्मा गांधी क्या करते हैं, जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि इतना सक्सेसफुल हो गया था कि ब्रिटिशर्स तक जो है शॉक्ड थे कि ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये कितना सक्सेसफुल हो गया, लोगों ने हमारी चीज़ों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। अब अगर लोग उनकी चीज़ों को खरीदेंगे नहीं तो उनके पास पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी शॉकिंग चीज़ थी और काफ़ी सक्सेसफुल भी था ये रिवॉल्ट। लेकिन जैसे ये चौरा चौरी की घटना होती है तो महात्मा गांधी पीछे हट जाते हैं, वो अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों को बोला था शांतिपूर्ण ढंग से हमें काम करना है, हिंसा नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ तक आप पढ़ के आएंगे, इससे आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।